कभी आपने सोचा है कि इतने समझदार, लॉजिकल और इंटेलिजेंट होने के बावजूद कुछ लोग जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? कभी कभी समस्या ये नहीं होती कि हम सोचते कितना सही हैं, बल्कि ये कि हम दूसरों को महसूस कितना करने देते हैं। दिमाग चलता है लेकिन दिल कनेक्ट नहीं करता। हम रीजन समझा देते हैं लेकिन इमोशंस सुन नहीं पाते। हम प्रूव कर देते हैं कि हम राइट हैं, लेकिन लूज कर देते हैं वो इंसान जिसे एक्चुअली हमारी मौजूदगी की जरूरत थी। कई एनालिटिकल थिंकर्स की सबसे पेनफुल फीलिंग यही होती है, मैं गलत नहीं था, फिर भी मैं हार गया। लेकिन क्यों? क्योंकि असली कमी इंटेलिजेंस में नहीं, पीपल स्किल्स में होती है। यही वो जगह है जहां गिलबर्ट आइकेल एंड बूम की किताब पीपल स्किल्स फॉर एनालिटिकल थिंकर्स हमें एक अनसुना सच दिखाती है। एक ब्रिलियंट दिमाग आपकी स्ट्रेंथ है, लेकिन लोगों के दिलों को समझना आपकी सुपर पावर है। आज की कहानी आपके दिमाग और आपकी दुनिया दोनों बदल सकती है। यह कहानी है नीरव की। 32 साल का डेटा एनालिस्ट, शार्प माइंड, परफेक्ट लॉजिक। नंबर्स उसकी दुनिया थे, उसकी भाषा थे, उसका कंफर्ट जोन थे। ग्राफ्स, रिपोर्ट्स, इनसाइट्स, इन सब के बीच वह खुद को सुरक्षित महसूस करता था। उसे लगता था कि अगर कोई चीज साफ है, सही है, लॉजिकली प्रूवन है, तो दुनिया उसे अपने आप स्वीकार कर लेगी। लेकिन जिंदगी ने धीरे धीरे उसे एक अजीब सच्चाई दिखानी शुरू की। एक चीज थी जो हमेशा उसके हाथ से फिसल जाती थी, पीपल। ऑफिस में हर बार वही पैटर्न दोहराता। मीटिंग शुरू होती, सब लोग बैठे होते। नीरव अपने लैपटॉप पर डेटा खोलता, नंबर्स दिखाता, क्लियरली एक्सप्लेन करता कि प्रॉब्लम कहां है और सॉल्यूशन क्या है। उसके पॉइंट्स गलत नहीं होते थे, वो एग्जैजरेट नहीं करता था, गेसिंग नहीं करता था। हर बात सॉलिड डेटा पर बेस्ड होती थी। फिर भी मीटिंग के बाद वही होता। कोई उसकी बात पर आगे डिस्कशन नहीं करता, कोई उसके आइडिया को पिक नहीं करता, और कई बार कुछ देर बाद वही बात कोई और बोल देता और सब लोग अग्री कर लेते। नीरव चुपचाप ये सब देखता रहता। उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन जमा होती जाती। उसे लगता, मैं ही तो सही बोल रहा था, फिर मेरी बात क्यों नहीं सुनी गई? शुरुआत में उसने इसे कोइंसिडेंस समझा, फिर पॉलिटिक्स, फिर लोगों की इग्नोरेंस। लेकिन जब पैटर्न बार बार रिपीट होने लगा तो सवाल बदल गया। अब सवाल यह नहीं था कि लोग ऐसे क्यों हैं, सवाल यह था, क्या मुझ में ही कुछ कमी है? एक दिन वही हुआ जो अक्सर होता है जब किसी सच्चाई से बचा नहीं जा सकता। उसके मैनेजर ने उसे साइड में बुलाया। कोई डांट नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। आवाज शांत थी लेकिन शब्द भारी। नीरव, तुम ब्रिलियंट हो, लेकिन तुम्हारे साथ काम करना कठिन है। वो एक लाइन उसकी छाती पर जैसे पत्थर बनकर गिर गई। ब्रिलियंट लेकिन डिफिकल्ट। उस वक्त नीरव को समझ नहीं आया कि उसे खुश होना चाहिए या टूट जाना चाहिए। उसका दिमाग तुरंत डिफेंस मोड में चला गया। उसने खुद से कहा, मैं तो अपना काम करता हूं, मैं फैक्ट्स पर बात करता हूं, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो शायद वो इमोशनल है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा, डिफेंस धीरे धीरे फटीग में बदल गया। लैपटॉप बैग एक कोने में रखा, सोफे पर बैठा और छत को देखते हुए एक ही सवाल घूमता रहा, मैं कहां गलत हूं? मैं सही बात कहता हूं, फिर भी लोग सुनते क्यों नहीं? यह वो सवाल था जिसका जवाब डेटा में नहीं था, जिसका कोई ग्राफ नहीं बन सकता था, जिसका सॉल्यूशन एक्सेल शीट में फिट नहीं होता था। उस रात पहली बार नीरव ने यह कंसिडर किया कि शायद प्रॉब्लम लोगों के साथ नहीं है, शायद प्रॉब्लम उसकी अप्रोच के साथ है। लेकिन यह मानना आसान नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था ईगो को देखना, और ईगो एनालिटिकल लोगों की सबसे क्वाइट वीकनेस होती है। वो बोलती नहीं, बस लॉजिक की आड़ में छुपी रहती है। उसी कंफ्यूजन के बीच एक दोस्त का मैसेज आया, सिंपल सा, ये किताब पढ़, शायद रेजोनेट करे। किताब का नाम था पीपल स्किल्स फॉर एनालिटिकल थिंकर्स। टाइटल पढ़ते ही नीरव ने हल्की सी मुस्कान दी। उसे लगा, ठीक है, अब किताबें भी मुझे फिक्स करने आ गई हैं। लेकिन क्यूरियोसिटी थी। उसने किताब खोल ली, पहले कुछ पेजेस, और फिर वो लाइन आई, यू डोंट हैव अ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, यू हैव अ कनेक्शन प्रॉब्लम।
उसका मन जैसे वहीं रुक गया। उसने लाइन दोबारा पढ़ी, फिर तीसरी बार। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं, कनेक्शन प्रॉब्लम। उस पल उसे समझ आया कि शायद वो हमेशा बोलता तो रहा, लेकिन कभी कनेक्ट नहीं किया। किताब धीरे धीरे उसके सामने एक अनकंफर्टेबल सच खोल रही थी। यह सच कि लॉजिकल माइंड्स अक्सर ये अस्यूम कर लेते हैं, अगर बात सही है तो लोग मान लेंगे। पर इंसान ऐसे काम नहीं करता। इंसान लॉजिक से इंस्पायर नहीं होता, इंसान इमोशन से मूव होता है। इमोशन मतलब रोना या ड्रामा नहीं। इमोशन मतलब सुन लिया जाना, समझे जाना, रिस्पेक्ट महसूस करना। नीरव को एहसास हुआ कि वह हर मीटिंग में सॉल्यूशन लेकर जाता था, लेकिन क्यूरियोसिटी नहीं लेकर जाता था। वो आंसर लेकर जाता था, लेकिन सवाल नहीं पूछता था। उसकी टोन न्यूट्रल थी, लेकिन वार्मथ मिसिंग थी। उसकी बातें एक्यूरेट थीं, लेकिन रिलेटेबल नहीं थीं। और उसी रात उसे अपने भीतर कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी। वो ईगो थी, वो विश्वास कि मैं सही हूं, इसीलिए मुझे सुना जाना चाहिए। उस ईगो के टूटते ही एक नई समझ ने जगह बनाई। उसे समझ आया कि लोग सही होने वालों के पीछे नहीं चलते, लोग उन्हें फॉलो करते हैं जो उन्हें सुरक्षित महसूस कराते हैं। वो समझ गया कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो सिर्फ डेटा एक्सप्लेन करना काफी नहीं है, उसे कॉन्टेक्स्ट देना होगा, उसे सामने वाले की दुनिया में उतरना होगा। उसे सिर्फ ये नहीं पूछना होगा कि ये करेक्ट है या नहीं, उसे ये भी समझना होगा कि ये इंसान इस बात को सुनने के लिए इमोशनली रेडी है या नहीं। पहली बार नीरव ने महसूस किया कि पीपल स्किल्स कोई फेक मास्क नहीं होते, ये मैनिपुलेशन नहीं होते, ये अटेंशन देने की कला होते हैं। अटेंशन जो उसने कभी नंबर्स के अलावा किसी को नहीं दिया था। वो जान गया कि लॉजिकल होना ब्लेसिंग है, लेकिन इनकम्प्लीट ब्लेसिंग है। कंप्लीट तभी होता है जब लॉजिक के साथ एम्पैथी जुड़ती है, जब क्लैरिटी के साथ वार्मथ जुड़ती है, जब इंटेलिजेंस के साथ ह्यूमिलिटी जुड़ती है। उस किताब का पहला लेसन यही था कि कनेक्शन बिना इंटेंशन के नहीं होता, और इंटेंशन बिना सेल्फ अवेयरनेस के नहीं आता। और वहीं से नीरव का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। आज हम चैप्टर द चैप्टर इसी ट्रांसफॉर्मेशन को समझेंगे। कैसे एक एनालिटिकल माइंड जो कभी लोगों को प्रॉब्लम समझता था, धीरे धीरे लोगों को पॉसिबिलिटी समझने लगा। क्योंकि जब आप नंबर्स से आगे देखना सीख जाते हैं, तब जिंदगी सिर्फ कैलकुलेट नहीं होती, कनेक्ट होती है। चैप्टर 1, एनालिटिकल माइंड्स, इमोशनल वर्ल्ड्स। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि हम थिंकिंग क्रीचर्स हैं जो कभी कभी इमोशंस महसूस कर लेते हैं। हमें लगता है कि पहले हम सोचते हैं फिर महसूस करते हैं, जैसे दिमाग कंट्रोल में है और दिल बस पीछे पीछे चलता है। लेकिन गिलबर्ट कहते हैं कि असल सच्चाई ठीक इसके उलट है। हम मूल रूप से इमोशनल क्रीचर्स हैं और हमारी सोच अक्सर उन्हीं भावनाओं को जस्टिफाई करने का तरीका बन जाती है। यह बात एनालिटिकल थिंकर्स के लिए खास तौर पर चौंकाने वाली होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में यह सीखा होता है कि क्लैरिटी का मतलब लॉजिक है। अगर बात साफ है, सही है, वेल स्ट्रक्चर्ड है, तो लोग उसे मान लेंगे। लेकिन यही सोच उनका सबसे बड़ा ट्रैप बन जाती है। वह मान लेते हैं कि लॉजिक अपने आप में कंप्लीट है, जबकि इंसानी दुनिया लॉजिक से नहीं, उस एहसास से चलती है कि सामने वाला मुझे समझ रहा है या नहीं। गिलबर्ट बताते हैं कि ज्यादातर कॉन्वर्सेशंस में इंसान सबसे पहले यह नहीं पूछता कि क्या यह बात सही है, बल्कि भीतर ही भीतर वो ये महसूस करता है कि क्या सामने वाला मुझे समझ रहा है। अगर जवाब हां है तो इंसान लॉजिक सुनने के लिए तैयार हो जाता है। अगर जवाब नहीं है तो सबसे सही बात भी उसके लिए बोझ बन जाती है। एनालिटिकल माइंड्स यहां चूक जाते हैं। वे फैक्ट्स सही रखते हैं, लेकिन भावनात्मक दरवाजा खोले बिना उन फैक्ट्स को सामने रख देते हैं। उन्हें लगता है कि न्यूट्रल होना प्रोफेशनल है, लेकिन न्यूट्रलिटी कई बार कोल्डनेस की तरह महसूस होती है। और जब सामने वाला कोल्ड महसूस करता है तो उसका दिमाग बंद हो जाता है। गिलबर्ट इस चैप्टर में एक बहुत ही सटल लेकिन पावरफुल फर्क समझाते हैं। इंटेलिजेंट होने से लोग आपकी काबिलियत को पहचानते हैं,
वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट और फॉलोअरशिप एक जैसी चीज नहीं है। लोग आपको तब फॉलो करते हैं जब उन्हें आपके साथ इमोशनली सेफ महसूस होता है, जब उन्हें लगता है कि आप उन्हें सिर्फ एक प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देख रहे हैं। एम्पैथी का मतलब यह नहीं है कि आप भावुक हो जाएं या हर बात से अग्री कर लें। एम्पैथी का मतलब है किसी दूसरे के अनुभव को बिना जज किए समझने की कोशिश करना। एनालिटिकल थिंकर्स अक्सर जज किए बिना समझने में नहीं बल्कि समझाने में समय लगा देते हैं। यही गैप कनेक्शन को तोड़ देता है। गिलबर्ट कहते हैं कि इमोशंस भी डेटा ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये डेटा नंबर्स में नहीं, फीलिंग्स में एक्सप्रेस होते हैं। जैसे आप किसी मैट्रिक को ऑब्जर्व करते हैं, वैसे ही इमोशंस को भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। किसी की आवाज का बदलना, उसके बॉडी लैंग्वेज में टेंशन या अचानक चुप हो जाना, ये सब सिग्नल्स हैं। अगर आप इन सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं तो आप आधी कहानी ही देख रहे होते हैं। इस चैप्टर का असली मैसेज धीरे धीरे क्लियर होता है। कनेक्शन हमेशा करेक्शन से पहले आता है। अगर आप सीधे सही करने की कोशिश करेंगे तो लोग डिफेंसिव हो जाएंगे, लेकिन अगर पहले आप उन्हें समझने की कोशिश करेंगे तो वही लोग खुद आपकी बात सुनने के लिए आगे आएंगे। बात करने से पहले सामने वाले इंसान को देखना, सुनना और महसूस करना जरूरी है। जब सामने वाले को यह एहसास हो जाता है कि आप उसकी दुनिया में रुचि ले रहे हैं, तब आपका लॉजिक असर करने लगता है। तब क्लैरिटी बोझ नहीं लगती बल्कि मदद बन जाती है। गिलबर्ट इस चैप्टर के जरिए एनालिटिकल थिंकर्स को यह नहीं सिखाते कि वे अपनी सोच छोड़ दें। वह बस इतना याद दिलाते हैं कि सोच तब सबसे पावरफुल बनती है जब उसे इंसानी एहसासों की मिट्टी में गाड़ा जाता है। क्योंकि दिमाग सच समझ सकता है, लेकिन दिल बिना जुड़े सच को अपनाता नहीं। चैप्टर 2, द स्किल ऑफ लिसनिंग। एनालिटिकल लोग अक्सर दो बड़ी गलतियां करते हैं। पहली, वे सामने वाले को पूरा सुनते ही नहीं। जैसे ही कोई बात बोलना शुरू करता है, उनके दिमाग में सॉल्यूशंस बनने लगते हैं। दूसरी, वे जरूरत से ज्यादा सोचते हैं कि अभी उन्हें क्या कहना चाहिए। उनका ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहता बल्कि फ्यूचर रिस्पॉन्स में चला जाता है। और इसी वजह से सामने वाला यह महसूस कर लेता है कि उसे सुना नहीं जा रहा। गिलबर्ट यहां एक बहुत साफ लाइन खींचते हैं। लिसनिंग का मतलब प्लानिंग नहीं होता। लिसनिंग का मतलब प्रेजेंस होता है, पूरी तरह वहां होना, बिना इंटरप्ट किए, बिना एवेल्युएट किए, बिना सही गलत तय किए। जब आप सच में लिसन करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखें, आपका साइलेंस सब कुछ बोलने लगता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रूथ यह है कि जब लोग बोलते हैं, वे सॉल्यूशंस नहीं खोज रहे होते। ज्यादातर मामलों में वे वैलिडेशन चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कोई उन्हें यह महसूस कराए कि उनका एक्सपीरियंस रियल है, उनका पेन जेन्युइन है और उनकी भावना वाजिब है। एनालिटिकल थिंकर्स यहां चूक जाते हैं क्योंकि वे तुरंत प्रॉब्लम फिक्स करना चाहते हैं। लेकिन कई बार प्रॉब्लम फिक्स करने से पहले इंसान को सिर्फ सुने जाने की जरूरत होती है। गिलबर्ट बताते हैं कि एक्टिव लिसनिंग का सबसे आसान लेकिन असरदार तरीका है पॉज लेना। जब सामने वाला अपनी बात खत्म करे तो तुरंत जवाब न दें। 2 सेकंड का छोटा सा पॉज सामने वाले को यह एहसास देता है कि आपने उसकी बात अब्जॉर्ब की है, सिर्फ सुनी नहीं है। यह पॉज ऑकवर्ड नहीं होता बल्कि रीअश्योरिंग होता है। इसके बाद उनकी बात को अपने शब्दों में दोहराना, जैसे कहना, तो तुम कह रही हो कि यह दोहराना सामने वाले के लिए एक मिरर जैसा काम करता है। उसे लगता है कि उसकी बात सही तरह से पहुंची है। यहां मकसद एक्यूरेसी नहीं, इंटेंशन दिखाना होता है। इसके साथ ही इमोशन को नेम देना बहुत जरूरी होता है, जैसे फ्रस्ट्रेशन, वरी, रिलीफ या कंफ्यूजन। जब आप किसी की भावना को नाम देते हैं तो आप उसके अंदर के केओस को स्ट्रक्चर दे देते हैं। सामने वाला खुद को ज्यादा काम और समझा हुआ महसूस करता है। यह पूरा पैटर्न सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। सामने वाला यह महसूस करने लगता है कि आप सिर्फ उसकी बात नहीं सुन रहे बल्कि उसकी दुनिया में उतर रहे हैं।
और जब कोई इंसान यह महसूस कर लेता है कि तुम मेरी दुनिया सुन रहे हो, तो वही पल कनेक्शन की नींव बन जाता है। चैप्टर 3, स्पीकिंग सो पीपल विल लिसन। चैप्टर 3 में गिलबर्ट एक ऐसी सच्चाई पर रोशनी डालते हैं जिसे एनालिटिकल थिंकर्स अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वे मानते हैं कि सही बात अगर साफ शब्दों में कह दी जाए तो लोग अपने आप सुन लेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि लोग सबसे पहले यह तय नहीं करते कि बात सही है या नहीं, वे यह महसूस करते हैं कि बात उनसे जुड़ती है या नहीं। यहीं से कम्युनिकेशन की असली कला शुरू होती है। गिलबर्ट कहते हैं कि लॉजिक अपने आप में गलत नहीं है। समस्या तब आती है जब लॉजिक बिना इमोशन के पेश किया जाता है। जब आप लोगों के सामने सिर्फ डेटा रखते हैं, नंबर्स दिखाते हैं या फैक्ट्स की लाइन लगा देते हैं, तो सामने वाला अक्सर डिफेंस में चला जाता है। उसे लगता है कि उस पर प्रेशर डाला जा रहा है या उसे कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। डिफेंस में गया हुआ दिमाग सुनता नहीं, वह सिर्फ खुद को बचाने में लगा रहता है। इसके उलट जब आप बात को एक कहानी या रिलेटेबल एग्जाम्पल से शुरू करते हैं तो दिमाग रिलैक्स हो जाता है। कहानी किसी पर हमला नहीं करती, वह बस एक अनुभव साझा करती है। सामने वाला उसमें खुद को देख पाता है और जैसे ही वह खुद को उस सिचुएशन में महसूस करता है, उसका दिल खुलने लगता है। उस खुले हुए दिल के साथ ही दिमाग भी सुनने के लिए तैयार हो जाता है। यही गिलबर्ट एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं जिसे वे ELI कहते हैं। इसका पहला हिस्सा है एग्जाम्पल। उदाहरण के बिना लॉजिक सूखा लगता है। एग्जाम्पल इंसान को इमोशनली एंगेज करता है। वह सोचने लगता है, हाँ ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। यह पहला दरवाजा होता है। जब दरवाजा खुल जाता है तब दूसरा हिस्सा आता है, लॉजिक। अब आप रीजन बताते हैं, इनसाइट देते हैं, एनालिसिस साझा करते हैं। फर्क यह होता है कि अब सामने वाला इसे अटैक की तरह नहीं, एक्सप्लेनेशन की तरह सुनता है, क्योंकि वह पहले ही इमोशनली कनेक्टेड हो चुका होता है। और अंत में आता है इंपैक्ट। यह वो पल है जहां आप बताते हैं कि यह बात जरूरी क्यों है, इसका असर क्या पड़ेगा। अगर इसे समझा जाए या अपनाया जाए तो जिंदगी, काम या रिश्तों में क्या बदल सकता है। इंपैक्ट बिना बताए छोड़ दिया गया मैसेज अधूरा रह जाता है। एनालिटिकल माइंड्स के लिए यह तरीका किसी मैजिक से कम नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी स्ट्रेंथ छोड़नी नहीं पड़ती। उन्हें बस सीक्वेंस बदलनी होती है। पहले कनेक्ट, फिर क्लैरिफाई और अंत में कन्वे करना कि इसका मतलब क्या है। जब लॉजिक इमोशन के साथ पैक होता है तब शब्द सिर्फ सुने नहीं जाते, याद भी रखे जाते हैं। चैप्टर 4, इमोशनल अवेयरनेस फॉर रैशनल थिंकर्स। चैप्टर 4 में गिलबर्ट एक ऐसे एरिया में कदम रखते हैं जहां ज्यादातर रैशनल थिंकर्स असहज महसूस करते हैं, इमोशन। उनके लिए इमोशन कुछ ऐसा होता है जिसे कंट्रोल करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए या बेस्ट केस में इग्नोर कर देना चाहिए। एनालिटिकल माइंड्स अक्सर इमोशंस को नॉइज समझते हैं, ऐसा शोर जो क्लियर थिंकिंग में रुकावट डालता है। लेकिन गिलबर्ट इस सोच को उलट देते हैं। वे कहते हैं कि इमोशन नॉइज नहीं है, इमोशन डेटा है। यह एक सिग्नल है जिसे अगर सही तरह से पढ़ा जाए तो यह बेहद वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे सकता है। गिलबर्ट साफ कहते हैं कि जो इंसान अपनी खुद की इमोशंस को नहीं समझता, वह कभी भी दूसरे की इमोशंस से सच में कनेक्ट नहीं कर सकता। एम्पैथी बाहर से शुरू नहीं होती, वह अंदर से शुरू होती है। अगर आपको अपनी ही अंदरूनी स्थिति का पता नहीं है तो आप सामने वाले की हालत को समझने की कोशिश भी अधूरी ही रहेगी। एनालिटिकल थिंकर्स की एक आम आदत होती है, वे इमोशन महसूस करते हैं लेकिन उसे नाम नहीं देते। गुस्सा, बेचैनी, निराशा या चिंता, सब कुछ एक धुंधली असहजता में बदल जाता है। गिलबर्ट यहां एक आसान लेकिन शक्तिशाली अभ्यास सुझाते हैं। दिन में कम से कम 3 बार रुककर खुद से पूछना कि इस समय मैं क्या महसूस कर रहा हूं। उसे शब्द देना, सिर्फ इतना ही काफी है। जैसे ही आप इमोशन को लेबल करते हैं, वह थोड़ा शांत हो जाता है और आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है। इसके बाद गिलबर्ट एक सिंपल फ्रेमवर्क बताते हैं, व्हाट, व्हाई, इंपैक्ट, यानी अभी क्या महसूस हो रहा है, यह क्यों महसूस हो रहा है और इसका असर मेरे व्यवहार पर क्या पड़ रहा है।
यह एक्सरसाइज इमोशन को दबाने के लिए नहीं, समझने के लिए है। जब आप इमोशन को समझते हैं तो वह आपको ऑटोमेट नहीं करता, आप उसके गुलाम नहीं बनते। एक और जरूरी पहलू है ट्रिगर्स को पहचानना। कुछ स्थितियां, कुछ शब्द या कुछ लोगों का व्यवहार हमारे अंदर बार बार वही रिएक्शन पैदा करता है। एनालिटिकल माइंड्स अक्सर एक्सटर्नल दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रिगर पहचानना आपको इंटरनल कंट्रोल देता है। जब आप जानते हैं कि आपको क्या ट्रिगर करता है, तो आप कॉन्शियस रिस्पॉन्स चुन सकते हैं। गिलबर्ट बार बार यह जोर देते हैं कि इमोशन को जज मत कीजिए। इमोशन अच्छा या बुरा नहीं होता, वह सिर्फ जानकारी देता है। जैसे थर्मोमीटर तापमान बताता है, वैसे ही इमोशन आपकी अंदरूनी स्थिति का संकेत देता है। ऑब्जर्व करें, एनालाइज करें और फिर डिसाइड करें कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। यही इमोशनल अवेयरनेस है और यही रैशनल थिंकर्स को ट्रूली इफेक्टिव बनाती है। चैप्टर 5, एम्पैथी विदाउट लूजिंग लॉजिक। गिलबर्ट एक बहुत गहरे डर को सीधे एड्रेस करते हैं, जो ज्यादातर एनालिटिकल थिंकर्स के भीतर कहीं ना कहीं छुपा होता है। यह डर होता है कि अगर उन्होंने इमोशंस को ज्यादा जगह दी, अगर उन्होंने एम्पैथी दिखानी शुरू की, तो कहीं वे वीक न माने जाए। उन्हें लगता है कि लॉजिक ही उनकी पहचान है और इमोशंस की तरफ झुकना उस पहचान को खो देने जैसा होगा। गिलबर्ट इस सोच को साफ शब्दों में गलत बताते हैं। एम्पैथी का मतलब इमोशनल होकर बह जाना नहीं है। एम्पैथी का मतलब यह भी नहीं है कि आप हर बात से सहमत हो जाएं या अपनी सोच छोड़ दें। एम्पैथी बस इतनी है कि आप दूसरे इंसान की रियलिटी को समझने की ईमानदार कोशिश करें। वह उस पल क्या महसूस कर रहा है, उसे चीजें किस तरह दिख रही हैं और उसकी प्रतिक्रिया के पीछे कौन सा अनुभव काम कर रहा है, यही एम्पैथी है। गिलबर्ट यहां एक बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन समझाते हैं। एम्पैथी और अग्रीमेंट एक ही चीज नहीं है। एम्पैथी समझने का एक्ट है, अग्रीमेंट स्वीकार करने का। आप किसी की भावना को समझ सकते हैं बिना उसकी हर बात से सहमत हुए। एनालिटिकल थिंकर्स अक्सर यहीं कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे यह मान लें कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है, तो उन्हें उसके पर्सपेक्टिव को सही भी मानना पड़ेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही कारण है कि गिलबर्ट एक सिंपल लेकिन पावरफुल भाषा सुझाते हैं। जैसे कहना, मैं समझता हूं तुम कैसा महसूस कर रही हो और मेरा नजरिया यह है। इस एक वाक्य में एम्पैथी और लॉजिक दोनों की जगह है। पहला हिस्सा कनेक्शन बनाता है, दूसरा हिस्सा क्लैरिटी देता है। सामने वाला सुना हुआ महसूस करता है और फिर आपके विचार सुनने के लिए तैयार होता है। इस चैप्टर में यह भी सामने आता है कि लोग तब ज्यादा डिफेंसिव होते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी रियलिटी को डिनाई किया जा रहा है। जैसे ही आप किसी की भावना को मान्यता देते हैं, उसका डिफेंस कम होने लगता है। वह खुद को अकेला नहीं महसूस करता, इवन अगर आप उससे असहमत हों। गिलबर्ट दिखाते हैं कि स्ट्रांग लोग वो नहीं होते जो इमोशंस को इग्नोर कर दें। असली ताकत उन लोगों में होती है जो इमोशंस को संभाल सकते हैं बिना उनसे बह गए। लॉजिक और एम्पैथी एक दूसरे के विरोधी नहीं है। वे तब सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं जब साथ काम करते हैं। दो रियलिटीज एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं, आपकी भी और सामने वाले की भी। एम्पैथी आपको दूसरे की रियलिटी में प्रवेश करने देता है और लॉजिक आपको अपनी रियलिटी को साफ रखने में मदद करता है। जब एनालिटिकल थिंकर्स यह संतुलन सीख लेते हैं, तब वे न सिर्फ समझदार दिखते हैं बल्कि भरोसेमंद भी बन जाते हैं। चैप्टर 6, कॉन्फ्लिक्ट विदाउट क्रैश। लेखक कॉन्फ्लिक्ट को एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि कम्युनिकेशन के प्रेशर टेस्ट की तरह देखते हैं। उनके अनुसार टकराव यह दिखा देता है कि आपकी पीपल स्किल्स वास्तव में कितनी मजबूत हैं। एनालिटिकल थिंकर्स इस स्टेज पर सबसे ज्यादा फिसलते हैं क्योंकि यहां उनका इंस्टिंक्ट उन्हें सही साबित होने की तरफ ले जाता है। वे आर्ग्यूमेंट जीतना चाहते हैं जबकि सामने वाला सिर्फ सुना जाना चाहता है। यही मिसमैच बातचीत को क्रैश करा देता है। एनालिटिकल दिमाग कॉन्फ्लिक्ट में आते ही तेज हो जाता है। फैक्ट्स तैयार होते हैं, पास्ट एग्जाम्पल्स याद आने लगते हैं, लॉजिक शार्पन हो जाता है। उनका ध्यान समाधान पर कम और प्रूफ पर ज्यादा होता है।
वे यह दिखाना चाहते हैं कि सामने वाला कहां गलत है, लेकिन गिलबर्ट बताते हैं कि जैसे ही बातचीत तुम गलत हो के मोड में जाती है, सामने वाला अपना दरवाजा बंद कर लेता है। उस पल बातचीत आगे नहीं बढ़ती, वह अटक जाती है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यह है कि अटैक्स को क्यूरियोसिटी से रिप्लेस किया जाए। अटैक सामने वाले को कॉर्नर करता है, क्यूरियोसिटी उसे खोलता है। जब आप कहते हैं तुम गलत हो, तो आप उसके विचारों पर हमला करते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मुझे समझाओ कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तो आप उसके अनुभव में रुचि दिखाते हैं। यह फर्क छोटा लगता है, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। क्यूरियोसिटी सामने वाले को यह संकेत देती है कि आप जीतने नहीं, समझने आए हैं। और जैसे ही इंसान यह महसूस करता है कि उसे समझने की कोशिश की जा रही है, उसका डिफेंस धीरे धीरे कम होने लगता है। वह ज्यादा खुलकर बात करता है, अपने रीजनिंग और इमोशंस दोनों साझा करता है। वहीं से असली संवाद शुरू होता है। गिलबर्ट बताते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट में लॉजिक तब तक काम नहीं करता जब तक इमोशनल टेम्परेचर नीचे ना आ जाए। क्यूरियोसिटी वही काम करती है। वह माहौल को ठंडा करती है, तनाव को नरम करती है। एक सवाल जिसे ईमानदारी से पूछा गया हो, कई बार उस आर्गुमेंट को डिसॉल्व कर देता है जिसे 100 प्रूफ्स भी नहीं हरा पाते। एनालिटिकल थिंकर्स जब यह समझ लेते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट का मकसद जीतना नहीं बल्कि क्लैरिटी तक पहुंचना है, तब उनकी कम्युनिकेशन बदल जाती है। वे कंट्रोल छोड़ना नहीं सीखते, वे अप्रोच बदलना सीखते हैं। क्यूरियोसिटी लॉजिक को कमजोर नहीं बनाती, वह उसके लिए रास्ता साफ करती है। और यही कारण है कि क्यूरियोसिटी लॉजिक से कहीं तेजी से कॉन्फ्लिक्ट को पिघला देती है। चैप्टर 7, इन्फ्लुएंस। पीपल डोंट फॉलो आइडियाज, दे फॉलो फीलिंग्स। चैप्टर 7 में गिलबर्ट इन्फ्लुएंस की एक ऐसी सच्चाई सामने रखते हैं जिसे एनालिटिकल थिंकर्स अक्सर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। वे मानते हैं कि लोग आइडियाज को फॉलो करते हैं। अगर आइडिया मजबूत है, लॉजिकल है और वेल थॉट आउट है, तो लोग अपने आप उसके पीछे चलेंगे। लेकिन असल दुनिया में ऐसा शायद ही कभी होता है। लोग आइडियाज को नहीं, लोगों को फॉलो करते हैं, और लोग उन्हीं के पीछे जाते हैं जो उन्हें किसी स्तर पर अच्छा महसूस कराते हैं। गिलबर्ट बताते हैं कि इन्फ्लुएंस का असली आधार फीलिंग है। जब कोई इंसान किसी के साथ सुरक्षित महसूस करता है, जब उसे लगता है कि उसकी बात सुनी जा रही है और उसे सम्मान मिल रहा है, तभी वह सामने वाले के विचारों के लिए खुलता है। इन्फ्लुएंस डर से नहीं आता, प्रेशर से नहीं आता, वह कनेक्शन से पैदा होता है। इस चैप्टर में 3 साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स की बात की जाती है जिनके बिना इन्फ्लुएंस संभव नहीं है। पहला है ट्रस्ट। अगर लोग आप पर भरोसा नहीं करते, तो वे आपकी बात को अपने दिमाग में जगह ही नहीं देते। ट्रस्ट धीरे धीरे बनता है, कंसिस्टेंसी से, ऑनेस्टी से और उस एहसास से कि आप सामने वाले के खिलाफ नहीं हैं। दूसरा ट्रिगर है वार्मथ। एनालिटिकल थिंकर्स अक्सर न्यूट्रल रहने को प्रोफेशनलिज्म मानते हैं, लेकिन न्यूट्रलिटी कई बार डिस्टेंस बना देती है। वार्मथ का मतलब एक्स्ट्रा इमोशनल होना नहीं है, बल्कि अप्रोचेबल होना है। जब आपकी टोन, आपके शब्द और आपका एटीट्यूड यह दिखाते हैं कि आप सामने वाले को छोटा नहीं समझते, तभी वार्मथ महसूस होती है। तीसरा ट्रिगर है क्लैरिटी। केवल वार्मथ और ट्रस्ट काफी नहीं होते। अगर आपकी बात साफ नहीं है, अगर आपका मैसेज उलझा हुआ है, तो लोग फॉलो नहीं कर पाते। क्लैरिटी डायरेक्शन देती है, यह बताती है कि बात किस ओर जा रही है और क्यों जरूरी है। लेकिन क्लैरिटी तब असर करती है जब पहले ट्रस्ट और वार्मथ मौजूद हों। गिलबर्ट एक साफ बात कहते हैं, इन तीनों में से किसी एक की भी कमी आपके सबसे ब्रिलियंट आइडिया को मिट्टी में मिला सकती है। आइडिया कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर लोग इमोशनली रेडी नहीं हैं, तो वह सुनाई नहीं देगा। इन्फ्लुएंस का मतलब ओवर पावर करना नहीं है। इसका मतलब लोगों को अपने साथ चलने के लिए सुरक्षित रास्ता देना है। जब एनालिटिकल थिंकर्स यह समझ लेते हैं, तब वे सिर्फ सही बोलने वाले नहीं रहते, वे प्रभाव डालने वाले बन जाते हैं। चैप्टर 8, द एनालिटिकल सुपर पावर, बैलेंस्ड कम्युनिकेशन। लेखक बताते हैं कि एनालिटिकल थिंकर्स को
अपनी लॉजिक को छोड़ने की जरूरत नहीं है। असली ताकत लॉजिक को दबाने में नहीं, बल्कि उसे इमोशन के साथ संतुलित करने में है। यही बैलेंस्ड कम्युनिकेशन आपकी असली सुपर पावर बन सकती है। लॉजिक दिशा देता है, यह क्लैरिटी लाता है, स्ट्रक्चर बनाता है और बताता है कि क्या सही है और आगे क्या करना है। एनालिटिकल माइंड्स इसमें स्वाभाविक रूप से मजबूत होते हैं, लेकिन डायरेक्शन अपने आप में पर्याप्त नहीं होती। अगर कोई आपके साथ चलने को तैयार ही नहीं है, तो दिशा का कोई मतलब नहीं रह जाता। यहां इमोशन की भूमिका शुरू होती है। इमोशन कनेक्शन बनाता है। यह सामने वाले को यह महसूस कराता है कि वह अकेला नहीं है। इमोशन इंसान को खुलने में मदद करता है और ओपननेस के बिना कोई भी संदेश भीतर तक नहीं पहुंचता। जब लोग इमोशनली कनेक्टेड महसूस करते हैं, तब वे आपके लॉजिक को सुनने और समझने के लिए तैयार होते हैं। गिलबर्ट समझाते हैं कि समस्या तब पैदा होती है जब एनालिटिकल थिंकर्स लॉजिक को पहले और इमोशन को ऑप्शनल मानते हैं। बैलेंस्ड कम्युनिकेशन में सीक्वेंस उलटा होता है। पहले कनेक्शन बनाया जाता है, फिर डायरेक्शन दी जाती है। यह कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि स्मार्ट स्ट्रेटजी है। आप लोगों को मैनिपुलेट नहीं कर रहे होते, बल्कि उन्हें शामिल कर रहे होते हैं। इस चैप्टर में यह भी साफ होता है कि बैलेंस हर स्थिति में अलग दिख सकता है। कभी थोड़ी ज्यादा वार्मथ की जरूरत होती है, कभी ज्यादा क्लैरिटी की। बैलेंस्ड कम्युनिकेटर वही होता है जो सिचुएशन पढ़ सके, जो यह समझ सके कि इस पल सामने वाले को रिअश्योरेंस चाहिए या डायरेक्शन। जब लॉजिक और इमोशन सही मात्रा में मिलते हैं, तो शब्द सिर्फ सूचनाएं नहीं रह जाते, वे अनुभव बन जाते हैं। सामने वाला आपकी बात को सिर्फ समझता नहीं है, वह उसे महसूस भी करता है। और यही वह पॉइंट है जहां कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस में बदल जाती है। गिलबर्ट का अंतिम संदेश बहुत सरल है। आपकी एनालिटिकल थिंकिंग आपकी ताकत है, आपकी इमोशनल अवेयरनेस उसे असरदार बनाती है। जब आप दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना सीख लेते हैं, तब आपके वर्ड्स लोगों के दिमाग को भी छूते हैं और दिल को भी। यही बैलेंस्ड कम्युनिकेशन है और यही असली सुपर पावर। तो दोस्तों, किताब हमें यही सिखाती है कि इंटेलिजेंस अकेले काफी नहीं होती। लॉजिकल होना आपको कैपेबल बनाता है, लेकिन लोगों से जुड़ पाना आपको इम्पैक्टफुल बनाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सही बोलना जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि आगे बढ़ने के लिए लोगों को साथ लेकर चलना जरूरी है। इस किताब का सार बहुत साफ है। पीपल स्किल्स कोई फेक पर्सनालिटी नहीं है, कोई अभिनय नहीं है। यह दूसरों पर हावी होने की कला नहीं, बल्कि दूसरों को समझने की कला है। जब आप सामने वाले को सुना हुआ, समझा हुआ और रिस्पेक्टेड महसूस कराते हैं, तभी आपकी बात सच में असर करती है। अगर आप एनालिटिकल थिंकर हैं, तो अपनी लॉजिक को कम मत कीजिए। बस उसमें थोड़ी वार्मथ जोड़िए, थोड़ी क्यूरियोसिटी जोड़िए और सामने वाले के इमोशन को भी डेटा की तरह समझना सीखिए। अब सवाल आपसे है, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सही होने के बावजूद सुने नहीं गए? अगर हां, तो यह वीडियो शायद आपके लिए ही था। अगर यह समरी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ऑडियो बुक्स आर्क को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए आपको कौन सा लेसन सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा। क्योंकि हो सकता है आज आपने जो सुना, कल आपकी कम्युनिकेशन और आपकी पूरी जिंदगी बदल दे।